हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हारिस मुस्तफा आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए और जिससे कि हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस नंबर 5। तो ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की, उनके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, अगर आपने बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी शुरू कर दी है और आप अगर टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैं फिजिक्स का पोर्शन तो मैं देखता हूं, तो ये सारे जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की चल रही है। तो चलिए, अभी तक हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और जिसमें आपका रिस्पांस बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आप लोगों ने दिया था। और इसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा, जिसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे जो टीजीटी साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल पे हो, स्टेट पे हो। बीपीएससी तैयारी 4.0 को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ही इस क्वेश्चंस को इसमें प्रैक्टिस सेट में डाला गया है। तो अगर आप तैयार हैं तो फिर मैं भी तैयार हूं और फटाफट से आ जाइए आप और हम मिलकर स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए देखिए, सभी विषयों के कोर्स हमारे उपलब्ध हैं। स्वतंत्र बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, केवीएस, एनवीएस, डीडब्ल्यूएसबी की हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, बिहार स्टेट की हो, या एचपीएससी की हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, तो आप हमारे एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। और आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि हम प्ले स्टोर से हमारे ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन करिए, दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। नंबर हमारा संस्था का नंबर आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है, 9628959237। कॉल करके आप इसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, पेमेंट कैसे करना होगा, कितने दिन की क्लास होगी, वैलिडिटी क्या होगी, XYZ। चलिए, तो अब फटाफट से पेन और कॉपी निकालिए, जिससे कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना इंपॉर्टेंट सीरीज टीजीटी बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी साइंस की। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आपके समक्ष ये है, विच एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रोप है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ऑप्शन आपके सामने क्या दिया गया है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेसेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, which allotrope of carbon is good conductor of electricity? Which allotrope of carbon is a good conductor of electricity? फटाफट से आंसर मार करिए, ज्यादा समय आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। इन सब क्वेश्चनों में तो ज्यादा समय वैसे भी नहीं लेना आप लोगों को। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, या फिर फ्लोरेसेंस है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए, प्रीति गंगवार जी का आंसर आ गया है, प्रीति गंगवार जी का आंसर आ गया है। बताइए, फटाफट बताइए भाई। देखिए, चलिए, बहुत ही बेहतर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले आंसर दिया है प्रीति गंगवार जी ने और बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। इनका आंसर बहुत ही परफेक्ट होता है, गलत बहुत कम करती हैं। ये मान के चलिए 5% गलती हो जाती है, लेकिन 95% तक इनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा इलेक्ट्रोप है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास होती है। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पूछिए कैसे। एक सेल लीजिए, एक सेल लीजिए, आप क्या लीजिए, सेल लीजिए, सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ले लीजिए, ठीक है जी। 2 वायर को निकाल लीजिए और दोनों ग्रेफाइट की रॉड से जोड़ दीजिए, दोनों को ग्रेफाइट की रॉड से जोड़ दीजिए। जब आप दोनों को ग्रेफाइट की रॉड से जोड़ेंगे, ये क्या होगा, ग्रेफाइट की रॉड। जब आप इसको ग्रेफाइट की रॉड से जोड़ेंगे, देखिए आपको झटका मार देगा, बहुत तेज करंट लगेगा। अब क्योंकि सेल, ये बैटरी बहुत छोटी सी है तो ज्यादा तेज करंट नहीं लगेगा, लेकिन आपको शॉक लगेगा, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि एक कंप्लीट सर्किट बन गई है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक अच्छा एलोट्रोप है कार्बन का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। एक कोई वस्तु है जो एक नियत गति से या नियत चाल से चल रही है और वो कुछ दूर चलती है x। हाउ लॉन्ग इट इन मोशन, वो कितने समय तक मोशन में थी, मतलब वो कितने समय तक गति की अवस्था में थी। तो अब क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो मुझे हिंदी में भी आपको बताना पड़ेगा ना, मेरा ये कर्तव्य बनता है। तो अगर कोई वस्तु
v वेलोसिटी से या v चाल से x दूरी तय करती है तो वो कितने समय तक गति की अवस्था में थी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन आपके सामने है v अपॉन एक्स, x अपॉन v, vx अपॉन 2, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। अब आप सोचेंगे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहां पे भैया आप देखिए कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में बराबर होंगी, तभी तो एक्सेलरेशन 0 है। और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो इस समय हम लोग लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या लगाते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये भी अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला हम हर जगह नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब चाल नियत रहेगी। याद रखिए। समझ में आया क्या? अब क्योंकि हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अच्छा, कितनी दूरी कवर करी है? x दूरी। और कितनी चाल से? v चाल से। तो दूरी है x, चाल है v, तो इसका मतलब इसको कितना समय लगेगा? x अपॉन v का इसको समय लगेगा गति की अवस्था में। तो गति की अवस्था में इसको समय कितना लगने वाला है? x अपॉन v। सबसे पहले आंसर दिया है प्रीति गंगवार ने। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी जितने पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, आंसर तो सबको मार्क करना है भाई। आप लोगों को डॉक्टर ने मना किया है क्या? आप सबको किसने मना किया है आंसर नहीं देने के लिए? आंसर दीजिए, आंसर मार्क किया करिए। चलिए, नेक्स्ट। साउंड वेव इन एयर आर, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। ट्रांसफर, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें से एक से ज्यादा, इसमें से कोई नहीं। ट्रांसफर तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे। लॉन्गिट्यूडनल को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इनमें से एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही है? प्रीति का आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। द राइट आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बात आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसे वेव होती हैं जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग की गति की डायरेक्शन में, तरंग की गति की डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। मतलब माध्यम के जो कण होते हैं ना, वो अगर तरंग इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर मान लीजिए कोई वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो इसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। इस प्रकार के वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर माध्यम के कण तरंगों की गति की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट करते हैं तो इस प्रकार के वेव को बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ट्रांसफर वेव्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर वेव्स के एग्जांपल तो वो आपके सारे, ट्रांसफर वेव्स को और किस नाम से ना जाना जाता है? ट्रांसफर वेव्स को और किस वेव से जाना जाता है? नॉन मैकेनिकल वेव्स। कैसे जाना जाता है? नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसे नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोला जाता है। नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोला जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो मीडियम में भी मूव करते हैं और वैक्यूम में मूव कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। जैसे वाटर के सरफेस पे जो रिपल्स उत्पन्न होते हैं वो मैकेनिकल वेव के एग्जांपल है, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है कि साउंड वेव एयर में किस तरह की वेव है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल तरह की वेव है। तो ट्रांसफर वेव्स क्या हो सकती हैं? ट्रांसफर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसफर वेव होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ट्रांसफर वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट।
मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो किसके बीच की दूरी होती है? वाटर सरफेस एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बायंसी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। मेटा सेंटर हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बायंसी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मेटा सेंटर किसके बीच की दूरी होती है? नहीं पता आप लोगों को तो याद रखिए, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट किसके बीच की दूरी होती है? मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी होती है। अगर कोई पदार्थ, अगर कोई पिंड वाटर में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है और स्थिर अवस्था में है, किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है, तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायंसी और साथ ही साथ सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर ऑल लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन, सब वर्टिकल प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी थोड़ा सा टिल्ट कर गई या इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर हो गई, तो याद रखिएगा मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ बायंसी वर्टिकल लाइन में आएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंट्रिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं आपसे कह ये रहा था कि दो चीज आप समझिए। मान लीजिए मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं। मान लीजिए ये वाटर है और एक बॉडी है जो चुपचाप तैर रही है और स्थिर अवस्था में। अगर स्थिर अवस्था में है तो याद रखिएगा इसका जो मेटा सेंटर होगा m, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। सब किस में आ जाएंगे? एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर दिया, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मान लीजिए डिस्प्लेस कर दें, ऐसे डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेस करने पे क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हट जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मान लीजिए इसकी वर्टिकल लाइन ये है, तो इस वर्टिकल लाइन पे दो पॉइंट्स लाई करेंगे, दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ये लाई करेगा, एक पॉइंट ये लाई करेगा। ये होगा बायंसी और ये होगा मेटा सेंटर पॉइंट, याद रखिएगा। तो मेटा सेंटर और बायंसी वर्टिकल लाइन पे आ जाती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। तो ये चीज मैं बताने वाला था आपको, होप सो कि समझ में आ गया होगा। चलिए, ओके। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो बनता है किसकी वजह से? ओनली रिफ्लेक्शन की वजह से, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है? प्रीति जी का आंसर आ गया फिफ्थ का बी। ठीक है, वेरी गुड, फिफ्थ का बी, परफेक्ट। द ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। डिस्पर्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना? तो इस घटना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब लाइट रेज डिस्पर्ज हो जाती है, जब इसको हम किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास करते हैं। और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जिसमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश की किरण अंदर की तरफ बेंड कर जाती है या रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विबग्योर। बिल्कुल ठीक है, हरिओम मीना जी ने बिल्कुल सही बोला है, विबग्योर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोर्स दैट बाइंड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज, कौन सा ऐसा बल है जो एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के चारों तरफ बांध के रखता है? कौन सा ऐसा बल है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चारों तरफ से बांध के रखता है? बिल्कुल सही बोला है हरिओम जी ने, डायमंड शाइन करता है ना, मिरज का फॉर्मेशन,
लूमिंग फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें TIR की वजह से ही तो होती हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा बल है जो पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण को बांध के रखता है, बाइंड द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ? न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट? देखिए सबसे पहले आंसर आ गया है प्रीति गंगवार जी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया। सिक्स्थ का बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिक्स का बी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। ओके, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में कौन सा एक रिलेशन है? फोर्स बराबर मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास प्लस एक्सेलरेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, टोटल जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर तो मार्क करिए आप लोग। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करिए आप लोग जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरिओम वर्मा जी का आंसर बिल्कुल सही आया। इससे पहले प्रीति गंगवार जी ने आंसर दिया है, फिर हरिओम वर्मा जी ने आंसर दिया है। बाकी अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। जितने पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर दे रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन का। और बाकी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते क्या? आसान क्वेश्चन है बहुत। बिल्कुल सही बोला, हरिओम वर्मा जी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, तो भैया अभी तक आप लोगों ने मार्क नहीं किया है, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मास बराबर केजी नहीं होता हरिओम जी, मास की यूनिट केजी होती है, वो भी MKS और SI यूनिट केजी होती है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 है, पेन और कॉपी निकालना पड़ेगा आपको। हाउ मच टाइम इज नीडेड टू परफॉर्म 260 जूल वर्क एट द रेट ऑफ 10 वॉट? कितने समय की जरूरत है टू परफॉर्म इतने जूल वर्क, मतलब इतने कार को 10 वॉट के रेट से करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है? कोई काम कितने समय में होगा एट द रेट ऑफ 10 वॉट के रेट से, हम जिसे 260 जूल में करना चाहते हैं। ठीक है जी, बताएं हाउ मच टाइम इज नीडेड टू परफॉर्म 260 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 10 वॉट? प्रीति का आंसर आया है 8th का सी। बहुत बढ़िया आंसर। प्रीति जी आप ही आंसर देती हैं सबसे पहले, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। $26 सेकेंड, गुड। अब बात आती है कैसे किया गया, आपको ये पता होना चाहिए। पावर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर पावर कहलाती है। और पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। क्या बोलते हैं गुरुजी? शक्ति। और वर्क डन को क्या बोलते हैं? कार्य। समय को तो समय ही बोलते हैं, तो पता ही होगा आपको। तो कैसे करेंगे? देखिए क्या क्या दिया गया है आपके पास। 260 जूल का वर्क दिया गया है, आपको समय निकालना है
तो समय को इधर ले आइए, वर्क डन डिवाइडेड बाय पावर हो जाएगा, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय पावर। वर्क कितना है 260 जूल का, पावर कितना है 10 वॉट का पावर है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो तो टी बराबर आ जाएगा 26 सेकेंड। इसका मतलब 26 सेकेंड में 260 जूल का वर्क होगा 10 वॉट के रेट से। बताइए समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What would be the expenditure in 30 days? What would be the expenditure in 30 days at the rate of 75 paisa per unit if a bulb of 100 watt is used 5 hours per day? अगर एक बल्ब है जो 100 वॉट का है, उसको यूज किया जाता है 5 घंटे पर डे, 5 घंटे पर डे। एक बात बताइए, 100 वॉट का बल्ब है, 5 घंटे यूज किया जा रहा है एक दिन में, एक दिन में 5 घंटे यूज किया जा रहा है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? बताइए। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन वन डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला? भैया आपको पता है ना, पावर बराबर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। बोलिए है कि नहीं? अब एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं पावर को समय से मल्टीप्लाई करके। कितना पावर है इसको देखो, कह रहा है 100 वॉट का बल्ब है, 5 घंटे चलता है, तो 100 वॉट का बल्ब है, 5 घंटे चलता है, तो कितना आ गया? 500 वॉट आर। क्या आ गया? 500 वॉट आर। तो वॉट आर किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। अब हम अगर इसको किलोवाट आर में चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? हम 500 को 1000 से डिवाइड करके किलोवाट आर में चेंज कर देंगे, तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी? जीरो से जीरो कैंसिल करोगे तो 5/10 1/2 हो जाएगी। तो एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है बच्चे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है। बोलिए है कि नहीं? कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब सुनिए आगे, कितने दिन चला रहा है? 30 दिन का एक्सपेंडिचर निकालना है। एक दिन का तो समझ में आ गया कि एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, तो क्या हम 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो नहीं निकाल सकते? तो आप क्या लिखेंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। 30 दिन में एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? तो एक दिन में एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही थी? 1/2 किलोवाट आर। तो 30 दिन में कितनी कन्वर्ट होगी? 30 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी एक दिन की? वन डे की, वन डे की एनर्जी कंज्यूम है। अब ये 30 डेज की निकालना है। किसकी निकालना है? 30 डेज की एनर्जी कंज्यूम निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड 30 डेज की। तो कितनी होगी? 30 इंटू 1/2 किलो वॉट आर। कितना आ जाएगा? 15 किलो वॉट आर। इसका मतलब हो गया कि एक महीने में 15 किलो वॉट आर की एनर्जी को कंज्यूम किया गया है। यहां पे एक बात बताई गई है कि 75 पैसा पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। एक यूनिट, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आर। क्या होता है? 1 किलो वॉट आर होता है। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आर। तो अब आप सुनिए, एक यूनिट जब वो खर्च करता है या 1 किलो वॉट आवर जब वो खर्च करता है तो उसको 75 पैसे चुकाने पड़ते हैं एक यूनिट पे। एक महीना कितना इसने खर्च किया है? एक महीना उसने खर्च किया है 15 किलो वॉट। तो 15 किलो वॉट में कितनी पैसे चुकाना पड़ेगा? एक यूनिट के लिए 75 पैसा। बोलिए, तो 15 यूनिट के लिए 75 गुणे 15 पैसा। समझ में आया क्या? अब बात आती है पैसा है,
अब पैसे को रुपए में चेंज करना है। अब पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, रुपीस आ जाएगा। भैया हमको पैसे को रुपए में चेंज करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना आता है कि नहीं, चलिए सिंप्लीफाई करके बता दीजिए। 25 तिहाई, 25 चौक, 15 तिहाई कितना होता है 45/4, 11 ये हो जाएगा 25 रुपीज, 11.25 रुपीज का उसको पैसा देना पड़ेगा, 11.25 रुपए देना पड़ेगा। क्यों 11.25 रुपए दिया आप लोगों ने कि नहीं दिया। 9 का सी, किसका आंसर 9 का सी आया है, सिर्फ गुंजा का और प्रीति का आंसर 9 का सी आ रहा है, बाकी और किसी का आंसर नहीं आया। एक बढ़िया क्वेश्चन ये आपके सामने था, ये क्वेश्चन डेफिनेटली ये टीजीटी में आपसे एक बार फिर पूछा जाएगा, इसको आप स्टार बना के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट को हम किलोवाट आवर भी बोलते हैं ना, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। थोड़ा दिमाग लगाइए कि जब वो 1 किलोवाट आवर खर्च करता है तो 75 पैसे देने पड़ते हैं, तो पूरे महीने में उसने कितना खर्च किया, देखो एक दिन में तो उसने इतना खर्च किया, और पूरे महीने में कितना खर्च किया, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 किलोवाट खर्च किया। तो एक यूनिट पे उसको देना पड़ा 75 पैसे, तो 15 यूनिट पे कितना देगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चूंकि हमको पैसे को रुपए में चेंज करना है इसलिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया है, तो 11.25 रुपए उसको देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई आपसे, विच टाइप ऑफ फोर्स कॉजेज द चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी, किस प्रकार का बल किसी पिंड की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, किस प्रकार का बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, मास, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, किस प्रकार का बल किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, मास, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, अब बात आती है कि सर ये बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक पिंड रखा हुआ है एम मास का, एम मास का पिंड रखा हुआ है, यहां पे दो फोर्स कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए एक फोर्स ये कार्य कर रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स ऐसे कार्य कर रहा है 4 न्यूटन का, एक फोर्स और लग रहा है 6 न्यूटन का। समझ में आ रहा है क्या, एक बल लग रहा है 10 न्यूटन का और दो बल लग रहे हैं इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन 6 न्यूटन के। तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है, या ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड फोर्स। क्यों बोला जाता है, देखो 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और 4 + 6 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये वाली जो बॉडी रखी थी एम मास की, ये रेस्ट पे रहेगी, एट रेस्ट पे ही रहेगी, कहीं मूव नहीं करेगी, क्योंकि जितना बल इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। और अगर बॉडी रेस्ट में रहेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, जब कोई बॉडी विराम अवस्था में रहती है बहुत ढेर सारे बल लगने के बाद भी, तो इन सारे बलों को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तो बॉडी विराम अवस्था में है। अगर मान लीजिए कि एक पिंड रखा हुआ है जिसका मास m है, इस पे बल लगना स्टार्ट हो गया। एक बल लग रहा है 10 न्यूटन का, ये बल लग रहा है 2 न्यूटन का, एक बल लग रहा है 7 न्यूटन का। अब 10 न्यूटन ये है, 2 न्यूटन 7 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 2 + 7 9 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर m मास का एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर 10 न्यूटन का बल लगा तो इस पे 2 + 7 9 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लगेगा। तो 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, 9 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो ये बॉडी कहां भागेगी, जाहिर सी बात है ये बॉडी इस डायरेक्शन में भागेगी, क्योंकि ये वाला बल ज्यादा है, ये वाला बल छोटा है। तो बॉडी अब मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो ये सारे बलों को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। इफ बॉडी स्टार्ट मूविंग, अब क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे यही कह रहा था कि विच टाइप ऑफ फोर्स कॉजेज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो जाहिर सी बात है अनबैलेंस्ड फोर्स इज द राइट आंसर।
हाँ, बैलेंस फोर्स मतलब न्यूट्रल स्टेट। बताइए सर, समझ में आ गया? तो इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When a hole is cut at the center of the bar magnet, then the pole strength of the bar magnet will increase, decrease, remain unchanged, more than one of the above, none of the above। मतलब अगर कोई बार मैग्नेट है, अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है, मान लीजिए नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के सेंटर से आपने एक होल करके निकाल दिया है बाहर, ना, एक होल करके आपने बाहर निकाल दिया, तो इनकी स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा? क्या इनकी पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वैसे ही रहेगी, क्या होगा बताइए? प्रीति का आंसर सबसे पहले आया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब अगर किसी भी बार मैग्नेट के सेंटर से अगर हम एक पार्ट बाहर निकाल लें, तो इनकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता, पोल स्ट्रेंथ रिमेन अनचेंज्ड। हरिओम मीना जी का भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, अनचेंज्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। किसी बॉडी की वेलोसिटी को हमने 4 गुना बढ़ा दिया, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय। देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी की बात आया करे ना, तो बॉडी की वेलोसिटी नहीं होती, बॉडी की स्पीड होती है। चलिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पे हमेशा स्पीड आएगा, वेलोसिटी तो आएगी ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पीड, the speed of a body is increased by 4 times, then its kinetic energy is increased by। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m × v², यहाँ पे भी होता है स्पीड। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर हम वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी बढ़ेगी, अगर हम स्पीड को 3 गुना बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ेगी, और अगर स्पीड को हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 × 4 = 16, मतलब काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड को अगर हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ जाती है। कितना गुना बन जाती है? 16 टाइम्स बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बताइए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man stands on a tall ladder of height h. He leans over a little too far and falls off the ladder. Falls off the ladder. What would be the best way to describe his fall? क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। एक आदमी है, stands on a tall ladder of height h. Tall ladder of height h पे खड़ा है। He leans over a little too far, थोड़ा दूर पे खड़ा है। लीन्स मतलब टिका कर, मतलब उसने अपनी बॉडी को टिका दिया है। एंड फॉल्स ऑफ द लेडर, और लेडर पे गिरता है। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब हिज फॉल? पैराबोलिक मोशन, या ऑप्शन बी ही वुड नीड टू नो हिज मास इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? अ मैन स्टैंड्स ऑन अ टॉल लेडर ऑफ हाइट एज, he leans over a little too far and falls off the ladder. What would be the best way to describe his fall? Parabolic motion,
he would need to know his mass in order to determine the type of motion. Circular motion, more than one of the above, none of the above. Which option is correct? क्वेश्चन नंबर 13 का सी, प्रीति ने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का सी. नो, द राइट आंसर इज पैराबोलिक मोशन. द राइट आंसर इज पैराबोलिक मोशन. बताइए करेक्ट आंसर क्या है? पैराबोलिक मोशन. चलिए बहुत ही बेहतर, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन ड्यू टू द, विद्युत धारा के द्वारा जो एक हीटिंग इफेक्ट होता है, जैसे बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव, किसके द्वारा होता है? करंट के द्वारा. तो वो जो ऊष्मीय प्रभाव की जो वजह होती है, जो रीजन होता है, वो क्या हो सकता है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का आपस में टकराना, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, मूव करना, या रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में प्रतिरोध, या एक से अधिक आंसर सही है, या इनमें से कोई आंसर सही नहीं है. हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. 14 का बी, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज जस्ट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनों की कोलिजन की वजह से होता है, याद रखिएगा. हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड by the current is due to the collision of electron. Option A is absolutely correct. Now देखिए 15 क्या है? A bullet of mass 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, fired with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड from a gun of mass 8 किलोग्राम. Find the recoil velocity of gun. गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालिए. मान लीजिए आपका ये गन है, इसमें से एक बुलेट निकलती है, इसमें से एक बुलेट निकलती है, इस बुलेट का मास दिया गया है 10 ग्राम की. ये बुलेट है जो कितनी स्पीड से निकल रही है? 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से निकल रही है. 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये बुलेट निकल रही है, और इस गन का मास दिया गया है 8 किलोग्राम. जब बुलेट निकलती है तो ये बंदूक पीछे की तरफ जर्क करती है. क्या करती है? जर्क. इसमें जाती है जर्किंग. ये बताना है किस वेलोसिटी से ये बंदूक पीछे की तरफ हटेगी. अब क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? आप लिखेंगे F एक्सटर्नल इज 0, क्योंकि बाह्य बल है ही नहीं. जब कोई बाह्य बल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0. तो फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा. इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होता है. अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा. इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, और फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद का टोटल मोमेंटम. एक बुलेट है जो 10 ग्राम की है, तो 10 ग्राम की बुलेट है जिसको हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज करेंगे. वो किस स्पीड से आगे की तरफ जा रही है? 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है. अब बुलेट जब आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगी, और जब गन पीछे जाएगी तो हमें इसकी स्पीड को किस में लेना पड़ेगा? प्लस में ले लो, तो स्पीड माइनस में आ जाएगी, या माइनस ले लोगे तो स्पीड प्लस में आ जाएगी. चलिए बहुत ही बढ़िया. तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया. टोटल मोमेंटम लिखना है तो हमें बुलेट का मोमेंटम लिखना पड़ेगा और गन का मोमेंटम लिखना पड़ेगा. गन का मास कितना है? 8 किलोग्राम, और किस वेलोसिटी से मूव कर रही हमें पता नहीं है, और कितनी वेलोसिटी है? 0. अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए. -8v इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, 1/25. कितना हो जाएगा? 1/25. तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू -1/25 इंटू 8. ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही निकालनी है हमको, इस बात का ध्यान रखना है.
वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ही निकालना है। बताइए कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके बताइए। ये हो जाएगा आपका 1/200, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो उतारेंगे, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05। क्या 0.005 आ रहा है? कुछ गड़बड़ा गया क्या मामला? 4×5 = 25 तो ठीक है, 8×5 = 40, 200 ठीक है, दशमलव लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, फिर जीरो उतारेंगे, फिर जीरो उतारेंगे, 0.005। एक्चुअली यहाँ पे एक और जीरो होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ऑप्शन यही दिया गया है तो इसमें ऑप्शन ई सही होगा। 0.05 कहाँ से आ गया यार? 0.05 कहाँ से आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड ठीक है, 10 ग्राम दिया गया है, 8 किलोग्राम दिया गया, सारी वैल्यूज तो ठीक रखा है। 10 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया गया, 1004 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी इसकी। अरे सॉरी, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, अरे माफ करिएगा, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है ना। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। हाँ 2.5, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 है। इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, तो ये आप करिएगा तो आ जाएगा कितना, 1/20 है ना, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब इस गन की वेलोसिटी कितनी होगी? इस गन की वेलोसिटी होगी 0.05 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मतलब 0.05। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बताइए, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट? इसमें से इलेक्ट्रॉनिक करंट की करेक्ट डेफिनेशन है करंट दैट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ऐसी करंट जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो करती है। द करंट विच रिमेन्स स्टैटिक, करंट विच कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ आयन। ऐसी करंट जो आयंस के फ्लो की वजह से होती है, विच कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ आयंस। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, current that flows from lower potential to higher potential, the current which remains static, current constituted by the flow of ions, more than one of the above, none of the above. Which option is correct? बताइए फटाफट से भाई। तो आप क्या आंसर लगा रहे हैं? करंट दैट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अरे बैटरी के अंदर करंट कैसे फ्लो करती है? बैटरी के अंदर करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो करती है ना, बट सर्किट के बाहर कैसे फ्लो करती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करती है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया आंसर दिया, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डायामैग्नेटिक मटेरियल? डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? मैग्नेटिक मटेरियल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये पूछा जाता है एग्जाम में। दे हैव द स्मॉल एंड पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेबिलिटी, दे हैव द स्मॉल एंड पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेबिलिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, ये डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है। डाया मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी मैग्नेटिक ससेबिलिटी स्मॉल होती है और पॉजिटिव होती है। सेकंड ऑप्शन है, दे हैव अ लार्ज एंड नेगेटिव मैग्नेटिक ससेबिलिटी, दे हैव अ लार्ज एंड नेगेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी, ये किसी की नहीं होती। दे आर फीबली रिपेल बाय द मैग्नेट्स, यस। डायमैग्नेटिक मटेरियल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये रिपेल कर जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल में ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, when they kept in magnetic field they repel opposite to the direction of magnetic field. This option C is absolutely correct. और याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक आर द मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जिसकी मैग्नेटिक ससेबिलिटी को हम
काई से डिनोट करते हैं, काई एम बोलते हैं। ये क्या होती है? ये पहली बात तो पॉजिटिव होती है और 1 से बहुत बड़ी होती है। इसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है और पॉजिटिव होती है। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, इनकी मैग्नेटिक ससेबिलिटी नेगेटिव होती है, पहली बात। और डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेबिलिटी 1 से छोटी होती है। यह डायामैग्नेटिक मटेरियल की कहानी है। ठीक है जी, चलिए। अरे देखो ये वाला तुम, अरे माफ करो यार, ये नहीं, ये पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स अ टू स्टेज रॉकेट वुड बी फायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट? बताइए। अरे आपने, प्रीति जी, ऑप्शन 17 का ए कहाँ है भाई? विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग डायमैग्नेटिक मटेरियल? आपको याद नहीं, मैंने बताया था डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रिपल हो जाते हैं, बताएंगे नहीं? बताइए, हाउ मेनी टाइम्स अ टू स्टेज रॉकेट वुड बी फायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट? 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, इसमें से एक से ज्यादा या इसमें से कोई नहीं है? कितनी बार? याद रखिएगा, टू स्टेज होता है। इसमें पहले स्टेज में क्या होता है? पहले स्टेज में उसको मिलता है एक्सीलरेशन, रॉकेट को मिलता है एक्सीलरेशन। और दूसरे स्टेज में क्या मिलता है? दूसरे स्टेज में मिलता है एक्वायर, एक्वायर टेंजेंशियल स्पीड, एक्वायर टेंजेंशियल स्पीड। ये ध्यान रखिएगा, जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है ना, तो पहले स्टेज में उसको एक्सेलरेट किया जाता है और दूसरे स्टेज में उसको अपने खुद के पावर से, रॉकेट अपने खुद के पावर से जब वो कर्व पाथ में मूव करता है तो उसको टेंजेंशियल स्पीड एक्वायर कर लेता है, कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड एक्वायर कर लेता है। तो याद रखिएगा, टू स्टेज में बोलते हैं हाउ मेनी टाइम्स, तो 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। A bar of a diamagnetic material placed in an external magnetic field will dash field pull in the field lines and move from the high to low, ripple out of the field lines and move from low to high, ripple out of the field lines and move from high to low, more than one of the above, none of the above। बताइए। Pull in the field lines and move from high to low, ripple out the field lines and move from low to high, ripple out of the field lines and move from high to low। डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो वो रिपल होगा, पहली बात। और रिपल कैसे होता है? हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिपल होता है, हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, याद रखिएगा। तो लोअर टू हाई है, नहीं ये नहीं, लोअर हायर से लोअर की तरफ होता है, याद रखिएगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पहली बात तो वो रिपल करते हैं, रिपल करके कहाँ जाते हैं? हायर से लोअर आते हैं कि लोअर से हायर आते हैं? बताइए फटाफट से। लोअर से हायर आते हैं, लोअर से हायर, ऑप्शन बी ठीक है, रिपल आउट ऑफ द फील्ड लाइंस। एंड 19 का सी नहीं होगा, 19 का सी नहीं होगा, रिपल आउट द फील्ड लाइंस एंड, अरे देखिए ना, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और यहाँ पे मान लीजिए हमने एक डायामैग्नेटिक मटेरियल लग दिया। अब आपको पता है कि इसमें जो लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं? ऐसी तो बनती हैं फील्ड लाइंस, बोलिए। नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है और अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, बाहर क्या होती है? नॉर्थ से साउथ होती है। और ढेर सारी फील्ड लाइंस बनती हैं, ढेर सारी फील्ड लाइंस बनती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताइए कहाँ है? ये डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल कैसे मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इसकी हाई इंटेंसिटी, ये इसकी लो इंटेंसिटी, तो हाई से कहाँ जाएगा? लो की तरफ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम रखते हैं
बार मैग्नेट के पास, तो वो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है कि नहीं? तो ये मटेरियल इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, तो हाई से लो होगी, हाई से लो, तो हाई से लो होगी। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और प्रीति जी ने ऑप्शन सी दिया था, इनका मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रीति जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, कौन सा ऐसा बल है जो एयरक्राफ्ट को एयर में आगे बढ़ाता है? लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, बताइए। बताइए भैया फटाफट बताइए। Which force is responsible for movement of aircraft through air? Lift force, drag force, thrust force, more than one of the above, none of the above. 20 का C is the correct answer. Thrust force is responsible for the movement of aircraft through air. चलिए यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, होप सो कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तैयारी करते रहिए इसी तरह से, और लास्ट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग कल डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। चलिए तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।